कोविड का एक और नया वेरिएंट सामने आया है जो अमेरिका में तेजी से फैल रहा है। इसे फ्लर्ट नाम दिया गया है। यह नाम इस वेरिएंट के जेनेटिक कोड यानी FLR और T में हुए बदलाव की वजह से दिया गया है। ऐसा नहीं है कि ये कोविड के पुराने वेरिएंट से बिल्कुल अलग है। इसमें दो वेरिएंट KP2 और KP1.1 शामिल हैं जो ओमिक्रॉन JN1 के ही म्यूटेशन हैं, इसलिए इसके लक्षण ज्यादातर ओमिक्रॉन जैसे ही हैं। NPCI की ग्लोबल कंपनी इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने बैंक ऑफ नामीबिया के साथ साझेदारी की है। इसका मोटिव नामीबिया में भारत के UPI जैसा रैपिड पेमेंट सिस्टम डेवलप करना है। इससे नामीबिया के लोगों और व्यापारियों को डिजिटल पेमेंट करने में मदद मिलेगी। दरअसल नामीबिया का लक्ष्य 2025 तक अलग अलग पेमेंट सिस्टम्स को आपस में जोड़ना और वित्तीय प्रणाली को मॉडर्न बनाना है। भारत ने समुद्री सुरक्षा को और बेहतर करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल बनाने की शुरुआत की। इसके लिए रक्षा मंत्रालय, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ। नेक्स्ट जनरेशन के ऐसे 11 जहाजों का निर्माण किया जाना है। ये जहाज समुद्री डकैती से लड़ने, तट की रक्षा करने और लोगों को बचाने जैसे काम करेंगे। साथ ही हिंद महासागर में राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की भी मदद करेंगे। इस पहल का एक उद्देश्य ये भी है कि हम मेक इन इंडिया के तहत लगभग हर तरह की स्वदेशी डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकें। प्रोजेक्ट चीता के अगले चरण के लिए भारत केन्या से चीता लाने की योजना बना रहा है। इसके लिए इस बार मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को चुना गया है। इसमें 5 सालों तक सालाना 8 से 14 चीते लाने की प्लानिंग है। फिलहाल कूनो वन्यजीव अभयारण्य में 27 चीते हैं, जबकि बीमारियों और इन्फेक्शन के कारण 10 चीतों की मौत हो चुकी है। यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है कि 1952 में भारत से चीते स्थानीय तौर पर विलुप्त हो गए थे। इसलिए प्रोजेक्ट चीता का मोटिव देश में फिर से इस प्रजाति को बसाना है। इससे पहले सितंबर 2022 में 8 अफ्रीकी चीतों को नामीबिया से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में ट्रांसफर किया गया था। तंजानिया की कमर्शियल कैपिटल और सबसे बड़ा शहर दर ए सलाम एक बड़े नुकसान से बच गया, क्योंकि साइक्लोन हिदाया ने हिंद महासागर में माफिया द्वीप पर लैंडफॉल किया। अगर हम माफिया द्वीप की बात करें तो यह तंजानिया के पूर्वी तट पर हिंद महासागर में स्थित है। इसे चोले शंबा भी कहा जाता है। माफिया नाम अरबी मोर्फिए से लिया गया है, जिसका मतलब होता है समूह या फिर द्वीप समूह। यह द्वीप अपनी रिच नेचुरल बायोडायवर्सिटी के लिए फेमस है। यही वजह रही कि 1995 में माफिया द्वीप को एक प्राकृतिक समुद्री वन्यजीव केंद्र बनाने के लिए WWF से फाइनेंशियल हेल्प मिली और तंजानिया में पहला समुद्री पार्क बना। पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में फैले बंदरों के एक दुर्लभ समूह पर खतरा मंडरा रहा है। बंदरों की इस प्रजाति का नाम है रेड कोलोबस। हालिया रिसर्च से सामने आया है कि इनकी घटती संख्या अफ्रीकी महाद्वीप के उष्णकटिबंधीय जंगलों की जैव विविधता में गिरावट का कारण बन सकती है। यह प्रजाति कोलोबाइन समूह से संबंध रखती है और मुख्य रूप से पेड़ों की पत्तियों पर फीड करती है। इन्हें IUCN द्वारा दुनिया के 25 सबसे लुप्तप्राय प्राइमेट्स में वर्गीकृत किया गया है। भारतीय सेना उत्तर प्रदेश के सरसावा और गोरखपुर स्थित वायुसैनिक अड्डों पर MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन तैनात करने की योजना बना रहा है, जो लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर निगरानी क्षमताओं को उन्नत करेंगे। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने कुछ दिनों पहले ही MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीदने को मंजूरी दी थी। यह ड्रोन सीगार्डियन संस्करण वाला है। अमेरिका के साथ ड्रोन डील के अनुसार 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीदे जा रहे हैं, जिनमें से 15 समुद्री क्षेत्र में भारतीय नौसेना द्वारा तैनात किए जाएंगे तथा शेष 16 में से 8 भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के लिए होंगे, जो संभवतः वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लगभग सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों की निगरानी करेंगे। वियतनाम ऐतिहासिक डीन बुआन फू विजय की 70वीं वर्षगांठ बना रहा है। यह फ्रांसीसी औपनिवेशिक ताकतों पर देश की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऐतिहासिक डियान बेन पू युद्ध को 20वीं सदी की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक माना जाता है। यह युद्ध लगभग 56 दिनों तक चला और 7 मई 1954 को समाप्त हुआ। इस युद्ध के साथ ही यहाँ फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन का पतन हो गया था तथा फ्रांस की हार के बाद 21 जुलाई 1954 को जिनेवा समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। भारतीय बाजार में अस्थिरता मापने वाला सूचकांक इंडिया विक्स 15% बढ़कर 16.58 पर पहुंच गया है, जिसके बाद विशेषज्ञों ने बड़ी लीवरेज पोजीशन के प्रति सावधानी बरतने की सलाह दी है।
यदि हम इंडिया विक्स की बात करें तो यह एक ऐसा सूचकांक है जो निकट भविष्य में बाजार में अस्थिरता को मापने का काम करता है। इसे फियर इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया विक्स की गणना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा की जाती है। यह निफ्टी के साथ एक मजबूत नकारात्मक संबंध दिखाता है। जब इंडिया विक्स गिरता है तो निफ्टी बढ़ता है और इंडिया विक्स बढ़ता है तो निफ्टी गिरता है। अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन युद्ध में रासायनिक एजेंट के प्रयोग का आरोप लगाया था। उन्होंने रासायनिक हथियार के रूप में क्लोरोप्रिक्रीन के उपयोग करने का आरोप लगाया है। क्लोरोप्रिक्रीन एक रासायनिक यौगिक है जिसे नाइट्रोक्लोरोफॉर्म के नाम से जाना जाता है। यह रंगहीन से लेकर पीले रंग का तैलीय तरल होता है। यह एक जलन पैदा करने वाला पदार्थ है जिसमें आंसू गैस जैसी विशेषताएं होती हैं। इसे पहली बार प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों और केंद्रीय शक्तियों द्वारा जहरीली गैस के रूप में प्रयोग करने के लिए बनाया गया था। भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक UAV एयरक्राफ्ट PWD-200B का अनावरण किया गया है। इसका डिजाइन और निर्माण भारतीय रक्षा और एरोस्पेस कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज द्वारा किया गया है। यह एक मध्यम ऊंचाई लंबी एड्योरेंस वाला लड़ाकू UAV एयरक्राफ्ट है जो 100 किलोग्राम का पेलोड उठा सकता है। यह ऑप्टिकल निगरानी पेलोड और सटीक हवाई हमले के लिए मिसाइल जैसे हथियारों से लैस है। इसकी अधिकतम स्पीड 370 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन की सीमा 200 किलोमीटर है। चीन की पुरुष बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप जीता है। इस कप का आयोजन हर 2 साल में किया जाता है तथा इसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। यदि हम थॉमस कप की बात करें तो इसे विश्व पुरुष बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप के रूप में भी जाना जाता है। पहली बार इसका आयोजन 1948-49 में किया गया था तथा इस थॉमस कप के इतिहास में सबसे सफल टीम इंडोनेशिया की रही है। उसने इस चैंपियनशिप को 15 बार जीता है। इसके बाद चीन का स्थान आता है। भारत ने 2022 में 1 बार चैंपियनशिप को जीता है। चीन की महिला बैडमिंटन टीम ने उबेर कप जीता। इसका आयोजन भी हर 2 साल में किया जाता है। इस कप को महिला बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1984 से उबेर कप का आयोजन थॉमस कप के साथ एक ही स्थान पर किया जाता है तथा पहली बार इसका आयोजन 1956-57 में किया गया था। इस चैंपियनशिप में चीन सबसे सफल टीम है जिसने 16 बार इस कप को जीता है। उसके बाद जापान का स्थान आता है। भारतीय महिला टीम ने अभी तक 1 बार भी उबेर कप नहीं जीता है। इंडियन सुपर लीग का फाइनल मैच मुंबई सिटी AFC फुटबॉल क्लब ने जीता। उन्होंने मोहन बागान सुपर जायंट्स को 3-1 से हराकर जीत हासिल की। यह मुंबई सिटी AFC क्लब का दूसरा खिताब है। इससे पहले 2020-21 में पहला इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता था। यदि इंडियन सुपर लीग की बात करें तो यह देश का शीर्ष प्रोफेशनल डोमेस्टिक पुरुष फुटबॉल क्लब आधारित टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। भारत के तेजस्विन शंकर ने एरिजोना एथलेटिक्स मीट में हाई जंप लगाकर जीत हासिल की है। उन्होंने सीजन की सर्वश्रेष्ठ हाई जंप लगाकर USATF थ्रो फेस्टिवल 2024 का खिताब जीता। तेजस्विन शंकर की व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ हाई जंप 2.29 मीटर है जो एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। इसे उन्होंने 2018 में हासिल किया था। वहीं एक और भारतीय एथलीट सर्वेश कुशारे इस टूर्नामेंट में 5वें स्थान पर रहे। पुलित्जर पुरस्कार 2024 के विजेताओं की घोषणा की गई। साहित्य में कविताओं के लिए ब्रैंडन सोम को उनकी किताब ट्रिपास के लिए सम्मानित किया गया तथा खोजी पत्रकारिता के लिए द न्यूयॉर्क टाइम्स की हन्ना ड्रेयर को पुरस्कृत किया गया है। पुलित्जर पुरस्कार को पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार 15 पत्रकारिता श्रेणियों और 8 कला श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना जोसेफ पुलित्जर ने की थी। पुरस्कार विजेताओं का चयन पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड द्वारा किया जाता है और कोलंबिया विश्वविद्यालय का पत्रकारिता विभाग पुरस्कारों का संचालन करता है। पहली बार पुलित्जर पुरस्कार 1917 में प्रदान किए गए थे। जनसंख्या में गिरावट से यूरोपीय देश लंबे समय से परेशान चल रहे हैं, लेकिन खबरों के अनुसार हमारा पड़ोसी नेपाल भी इस तरह की समस्या से जूझ रहा है। दरअसल नेपाल की जनसंख्या में पिछले 8 दशकों में सबसे कम वृद्धि दर दर्ज की गई है जो करीब 0.92% पर ईयर रही है। नेपाल की जनसंख्या वर्तमान में लगभग 29.2 मिलियन है। यदि अन्य आंकड़ों की बात करें तो नेपाल में राष्ट्रीय एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 71.3 वर्ष के करीब है, जिसमें महिला की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 73.8 वर्ष और पुरुष की 68.2 वर्ष है। और नेपाल में शिशु मृत्यु दर 2021 में घटकर प्रति 1000 पर 17 हो गई है। भारत ने UN काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड में $5 लाख का योगदान किया है।
यह आतंकवाद की समस्या के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत की प्रतिबद्धता को दिखाता है। फंड की स्थापना 2009 में महासचिव द्वारा की गई थी। इस फंड को 2017 में UNOCT को हस्तांतरित कर दिया गया था। यह सरकारों, अंतर सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों, निजी संस्थानों और व्यक्तियों के योगदान पर निर्भर है। इस फंड में सबसे अधिक योगदान कतर का रहा, उसके बाद सऊदी अरब और यूरोपीय संघ का स्थान आता है। भारत इस सूची में 17वें स्थान पर है। यूरोपीय संघ ने 400 से अधिक भारतीय उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है। भारत के इन उत्पादों में कई डेडली कंटेमिनेशन यानी घातक संदूषणों की पहचान की गई है। जैसे सीसा 14 उत्पादों में पाया गया। इसमें आयुर्वेदिक सप्लीमेंट से लेकर हल्दी पाउडर तक शामिल है। यह एक विषैली भारी धातु है जो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाती है। कम से कम 59 उत्पाद ऐसे थे जिनमें कीटनाशक पाए गए और जो कीटनाशक पाए गए उनको कैंसरकारी माना जाता है तथा लगभग 20 उत्पादों में 2 क्लोरोइथेनॉल पाया गया जो एथिलीन ऑक्साइड का एक विषैला बाय प्रोडक्ट है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने मेडिटेक स्टैकथॉन 2024 लॉन्च किया। इसे भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से लॉन्च किया गया। इस स्टैकथॉन में क्रिटिकल केयर, इमेजिंग और कैंसर थेरेपी सहित कई विषय शामिल थे। इसका लक्ष्य मेडिकल प्रोडक्ट की वैल्यू चेन की सावधानी पूर्वक जांच करना है। इसके अलावा महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करना, घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना, आयात पर निर्भरता कम करना इसका मकसद है तथा इन सब के माध्यम से भारत को मेडिकल टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर के रूप में स्थापित करना इसका मकसद है। कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई अंडर 22 और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजित की गई। इस चैंपियनशिप में भारतीय बॉक्सरों ने कुल 43 मेडल जीते हैं। इस चैंपियनशिप की दोनों श्रेणियों में भारत ने कुल 12 गोल्ड, 14 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। भारत इस चैंपियनशिप में मेजबान कजाकिस्तान के बाद मेडल तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। कजाकिस्तान 48 मेडल के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। त्रिपुरा का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नरसिंहगढ़ में बनाया जा रहा है। यह पूर्वोत्तर राज्य का पहला स्टेडियम होगा जिसका निर्माण 2017 में शुरू किया गया था। इस स्टेडियम का निर्माण BCCI, त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन के साथ मिलकर कर रही है और 2025 तक यह स्टेडियम प्रमुख क्रिकेट आयोजनों की मेजबानी करने के लिए तैयार हो जाएगा। इस स्टेडियम की क्षमता 25,000 से अधिक दर्शकों की होगी। अमेरिका ने लॉकबिट रैंसमवेयर के निर्माता पर $10 मिलियन के इनाम की घोषणा की है। लॉकबिट को रैंसमवेयर के रूप में जाना जाता है। यह एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है जो किसी कंप्यूटर में प्रवेश कर महत्वपूर्ण फाइलों को एनक्रिप्ट करता है। इस वायरस से संबंधित पहला मामला 2019 में दर्ज किया गया था। इसे क्रिप्टो वायरस भी कहा जाता है क्योंकि यह पीड़ित की फाइल को डिक्रिप्ट करने के लिए क्रिप्टो करेंसी में भुगतान की मांग करता है। लॉकबिट रैंसमवेयर समूह ने कम से कम 120 देशों में 2500 से अधिक लोगों पर हमला किया, जिसमें से सबसे अधिक लोग अमेरिका से थे। ऑस्ट्रेलियाई संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में भारत में बाल श्रम पर चिंता जताई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया का व्यापार समझौता अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों को मान्यता नहीं देता है। यदि हम बाल श्रम की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO बाल श्रम को ऐसे कार्य के रूप में परिभाषित करता है जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है तथा जो शरीर और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। अब यदि अगर हम भारत के बाल श्रम की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 5 से 14 वर्ष की आयु के लगभग 1.01 करोड़ बच्चे काम करते हैं तथा भारतीय संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भारत के आधे से अधिक बाल श्रमिक कार्यरत हैं। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू शीर्षक नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट को वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा जारी किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में जापान को पीछे छोड़कर तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। भारत 2015 में 9वें स्थान पर था। वैश्विक ट्रेंड के अनुरूप भारत ने पिछले साल कुल बिजली उत्पादन का 5.8% सौर ऊर्जा से हासिल किया है। इसके अलावा सौर ऊर्जा ने लगातार 19वें वर्ष विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते बिजली स्रोत के रूप में अपनी स्थिति को बरकरार रखा है। वहीं 2023 में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादन 2015 की तुलना में 6 गुना अधिक हो गया है, जबकि इसी अवधि के दौरान भारत में 17 गुना वृद्धि दर्ज हुई है। सीमा सड़क संगठन शृंखला सुरंग का निर्माण शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसका निर्माण हिमाचल की लाहौल घाटी और लद्दाख की जांस्कर घाटी के बीच होगा। यह लद्दाख को सभी मौसम में सड़क संपर्क प्रदान करेगा और लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों तक पहुंचने का सबसे छोटा मार्ग होगा।
इसके अलावा अपने निर्माण के बाद यह सुरंग विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सुरंग बन जाएगी, जो चीन की 15,590 फीट की ऊंचाई पर स्थित मिला सुरंग को पीछे छोड़ देगी। हेनले एंड पार्टनर्स ने वैश्विक डेटा इंटेलिजेंस फ्रॉम न्यू वर्ल्ड वेल्थ के साथ मिलकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर रिचेस्ट सिटी की नवीनतम रैंक जारी की गई है। इस रैंकिंग में मुंबई और दिल्ली को विश्व की शीर्ष 50 सबसे रिचेस्ट सिटी में सूचीबद्ध किया गया तथा रैंकिंग में मुंबई को 24वें स्थान पर और दिल्ली को 37वें स्थान पर जगह मिली है। वहीं इस लिस्ट में न्यूयॉर्क शीर्ष स्थान पर रहा। इसके अलावा पिछले 10 वर्षों में करोड़पतियों की संख्या में 90% की वृद्धि देखी गई है तथा इसके प्रवास के लिए सिंगापुर विश्व के शीर्ष स्थानों में से एक है। गूगल डीप माइंड ने अपने अल्फा फोल्डेड मॉडल का तीसरा प्रमुख संस्करण प्रस्तुत किया। इसे गूगल डीप माइंड और आइसोफॉर्मिक लैब्स द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है। इसे दवाओं को डिजाइन करने तथा रोगों को अधिक प्रभावी ढंग से लक्षित करने में सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रोटीन, डीएनए और आरएनए जैसे बड़े बायोमोलिक्यूल के साथ साथ छोटे मॉलिक्यूल का 3D मॉडल तैयार करता है। इसके अलावा यह इन अणुओं में केमिकल मॉडिफिकेशन का मॉडल भी बना सकता है, जो कोशिकाओं के स्वास्थ्य कामकाज को नियंत्रित करती है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने एक रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट धार्मिक अल्पसंख्यकों की आबादी पर आधारित है। इस रिपोर्ट में 1950 से 2015 के बीच दुनिया भर के देशों में आबादी की धार्मिक संरचना में आए बदलाव पर प्रकाश डाला है। यदि हम भारत की बात करें तो इस अवधि में भारत में बहुसंख्यक धर्म यानी हिंदुओं की आबादी में 7.8% की गिरावट देखी गई है। वहीं भारत में अल्पसंख्यक समूहों मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध साथ ही सिखों की हिस्सेदारी में भी वृद्धि हुई है, लेकिन जैन और पारसियों की आबादी में गिरावट दर्ज की गई है। सबसे अधिक वृद्धि मुस्लिम आबादी में देखी गई है, जो कि 43.15% के करीब रही, और ईसाई आबादी में यह वृद्धि 5.38% के आसपास रही है। परिवर्तन चिंतन नाम से त्रिसेवा सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। यह सशस्त्र बलों की संयुक्तता और एकीकरण पर आयोजित होने वाला सम्मेलन है। इसकी अध्यक्षता चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने की है। इसका उद्देश्य नवीन सुधार विचारों और पहलों को उत्पन्न करना है तथा तीनों सेनाओं के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति पर समीक्षा करना है। इसके अलावा भविष्य के युद्धों के लिए तैयार रहने की उनकी तत्परता को मजबूर करना और तीनों सेनाओं को मल्टी डोमेन संचालन के लिए सक्षम बनाना है। यूरोपीय संघ ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया। यह महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला समर्पित कानून होगा, जो 27 देशों वाले यूरोपीय संघ में महिलाओं को जेंडर आधारित हिंसा जैसे फोर्स्ड मैरिज, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन और ऑनलाइन उत्पीड़न से बचाएगा। इसके अलावा इस कानून के तहत पूरे यूरोपीय संघ में साइबर स्टॉकिंग, साइबर उत्पीड़न और घृणा या हिंसा के लिए साइबर उकसावे को अपराध घोषित किया गया है तथा अपराध के आधार पर न्यूनतम सजा 1 साल से लेकर 5 साल तक की हो सकती है। भारत अंटार्कटिका में एक रिसर्च स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है। दरअसल भारत में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक चल रही है। इस बैठक के दौरान भारत ने नए अनुसंधान स्टेशन बनाने की अपनी योजना पर औपचारिक रूप से बात की। भारत ने अपना पहला अनुसंधान स्टेशन 1983 में स्थापित किया था, जिसका नाम दक्षिण गंगोत्री रखा गया था। फिलहाल अंटार्कटिका में भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र हैं, मैत्री और भारती, जिसमें मैत्री लगभग 35 साल पहले और भारतीय स्टेशन को 12 साल पहले बनाया गया था। भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 13 मई 2024 से शुरू होगा। इस अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन मेघालय में किया जाएगा। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य युद्ध जैसी स्थिति के लिए रणनीतियों पर संयुक्त योजना बनाना और ऐसी परिस्थितियों में दोनों सेनाओं की क्षमता का विकास करना है। दोनों देशों के बीच इस अभ्यास की शुरुआत 2011 में हुई थी तथा यह एक द्विवार्षिक अभ्यास है। इस अभ्यास के अलावा भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण और वायुसेना का अभ्यास गरुण का भी आयोजन किया जाता है। एक नए अध्ययन के अनुसार रूस के साइबेरिया में स्थित परमाफ्रॉस्ट क्रेटर बटागाइका तेजी से बड़ा हो रहा है। इसे गेटवे टू द अंडरवर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये विशाल गड्ढा जमीन के पिघलने के कारण हर साल 35 मिलियन क्यूबिक फीट तक बढ़ा है। इसे पहली बार 1991 में पहाड़ी के गिरने के बाद देखा गया था तथा पहाड़ी का एक हिस्सा गिरने से यहाँ परमाफ्रॉस्ट की परतें देखी गईं, जो 6,50,000 साल से जमी हुई थी। इसे साइबेरिया का सबसे पुराना और विश्व का दूसरा सबसे पुराना परमाफ्रॉस्ट माना जाता है।
एशियन ओपन पिकबॉल चैंपियनशिप का आयोजन वियतनाम में किया गया। इस चैंपियनशिप में भारत के खिलाड़ियों ने 5 मेडल जीते, जिसमें 3 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। यदि हम पिकबॉल गेम की बात करें तो इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई। यह गेम टेनिस, बैडमिंटन और टेबल टेनिस का मिश्रित रूप है। वर्तमान में पिकबॉल 80 से अधिक देशों में खेला जाता है, इसमें भारत भी शामिल है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को 5वें T20 मैच में 21 रन से मात दे दी है। इसी के साथ उन्होंने 5 मैचों की इस T20 श्रृंखला को 5-0 से अपने नाम कर लिया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तरफ से राधा यादव ने इस T20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया। इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज के खिताब से भी नवाजा गया है। एल्डोस पॉल ने जर्मन एथलेटिक्स मीट में जीती ट्रिपल जंप स्पर्धा। उन्होंने सीजन की सर्वश्रेष्ठ जंप लगाकर टैग डेर उबर फ्लिगर 2024 में शीर्ष स्थान हासिल किया। हालांकि वे इस आयोजन में पेरिस ओलंपिक 2024 क्वालिफाइंग मार्क 17.22 मीटर से काफी पीछे रह गए।